बौद्ध नगर राज्य के एक छोटे से गांव प्रगलपुर में गोपाल नामक एक सीधा साधा, परिश्रमी और ईमानदार किसान अपनी पत्नी मीरा के साथ खेत में बैठा था। देखना, हमारी फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ मेरे खेत की जमीन में तुम्हारी मेहनत का पसीना भी मिला है मीरा। हाँ, सारे गांव में केवल तुम ही परिश्रमी और ईमानदार हो। तुम्हारे पास जमीन तो कम है, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। बाद दोनों पति पत्नी घर चले गए। मैं तुम्हें एक बात कहना भूल गई थी, घर में लकड़ी खत्म हो गई है। अरे चिंता मत करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल लकड़ी काटने चला जाऊंगा। दिन सुबह गोपाल लकड़ी काटने के लिए जंगल चला गया। गोपाल एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि झाड़ियों के अंदर एक घायल बंदर रो रहा था। काश तू कह पाता तो बता पाता कि तेरा दर्द कहाँ है। अभी तो तेरे हाथ में खून दिख रहा है, लेकिन जिस तरह से तू दर्द में तड़प रहा है ना, बाप रे, दर्द तो कहीं और है। गोपाल बंदर के पास बैठा। उसी समय वहां एक साधु पहुंचे। कौन हो तुम और बंदर के साथ क्या बात कर रहे हो? प्रणाम साधु महाराज, मैं तो बस लकड़ी काटने जंगल आया था। इस घायल बंदर को देखा तो इस पर दया आ गई। लग रहा है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। देखिए ना, इसके हाथ से खून बह रहा है, लेकिन जिस तरह यह दर्द पा रहा है, मुझे तो लग रहा है इसका कहीं और दर्द है। हम बहुत कम इंसान होते हैं जिनके मन में पशुओं के प्रति मानवता होती है। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगे। अचानक रंग बिरंगी किरणों से बंदर का घाव ठीक हो गया। हाँ, अब ये बंदर तुम्हें बता पाएगा कि उसका दर्द कहाँ है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। बंदर उठकर खड़ा हो मेरे गया। कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। एक सिंह ने मुझ पर हमला किया। मैं बचने के लिए दूसरे पेड़ पर कूदा। सिंह का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ घायल हो गया। मैं पेड़ पकड़ नहीं पाया और जैसे ही मैं नीचे गिरा, बाप रे बाप, मेरे कंधे में बहुत चोट लगी थी। अरे तुम तो पूरा इंसान की आवाज में बात कर रहे हो, ये कैसे संभव हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा ना, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बात करने की शक्ति आ गई। मैंने कहा और मेरी आवाज तुम तक पहुंच गई। लग रहा है यह चमत्कार साधु बाबा ने किया है। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम मेरे घर चलोगे? ओहो, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो अब तो मैं तुम्हारे साथ ही चिपक गया हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और क्योंकि मैं इंसानों की तरह बात करने लगा हूँ, इसलिए मैं बंदरों से अलग हो गया हूँ ना। बताओ बताओ, मेरा क्या नाम रखोगे? चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से भोलू कहकर बुलाऊंगा। कैसा है नाम? अच्छा नाम है ना? हाँ, अच्छा नाम है। चलो चलो चलो, घर चलते हैं। अरे, इस जंगल से तुम बंदर को क्यों पकड़ लाए? गोपाल पूरी घटना मीरा को बताने लगा। क्या क्या सच में बंदर बात कर सकता है? अरे तुम खुद ही पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भोलू है। गोपाल ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उनका साथी हूँ। साथी क्या, अब तो मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूँ। मीरा आश्चर्यचकित हो गई। समय बीतने लगा। भोलू की उपस्थिति ने घर में नया जीवन भर दिया। धीरे धीरे भोलू मीरा के काम में हाथ बटाने लगा। भोलू अब गोपाल का सच्चा साथी बन गया था। एक दिन भोलू ने गोपाल से कहा, गोपाल, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत जाऊंगा। क्या करूंगा घर में बैठे बैठे? मुझे भी जाना है। अरे भोलू, खेत का काम आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। क्या करोगे तुम वहां?
अरे क्या करूँगा क्या? मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करूँगा। क्या मुझे कम मेहनती समझ रहे हो क्या? हमें बस डर यह है कि गांव के लोग अगर तुम्हें बात करते देखेंगे तो वे ना जाने क्या सोचेंगे। अरे पर जब मैं तुमसे पहली बार बात की, तुम क्या डरे थे क्या बताओ? भोलू, देखो, मैं दुनिया को जानता हूँ। सब मेरे जैसे नहीं हैं जो तुम्हें समझ पाएंगे। ओहो, मुझे दुनिया से क्या लेना देना? मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है। मेरा कहना यह है कि मुझे बस तुमसे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ। गोपाल हंसा और अगले दिन भोलू को साथ लेकर खेत गया। कुछ ही दिनों में भोलू खेती की सारी बातें सीख गया। अब वह गोपाल का सच्चा सहायक बन गया था। गोपाल, आज की मिट्टी तो बहुत भारी लग रही है। भोलू, अब तू पूरा किसान बन गया है, मिट्टी का फर्क भी समझने लगा है। भोलू की बात अब गांव में फैलने लगी और यह बात अंत में जमींदार भजमन चौधरी के कानों में पहुंची। क्या गोपाल के घर में एक बंदर है जो इंसानों की तरह बात करता है? हाँ जमींदार साहब, मैंने खुद देखा है। अरे मैंने तो उसे बात करते सुना भी है। पहली बार तो मैं डर गया था। अरे भाई, तो उस बंदर को लेकर तमाशा करना चाहिए, उससे तो बहुत अच्छी कमाई होगी। जमींदार की हंसी कुछ समय तक चली। उसके बाद वह गंभीर हो गया। इस गोपाल की जमीन पर मेरी नजर बहुत समय से है। बाकी सब तो मेरे आर्नी बन चुके हैं, पर यह साला गोपाल, ये कभी झुका नहीं। उसकी जमीन बहुत उपजाऊ है जमींदार, बंजर में भी फसल हो जाती है। अरे इसमें मिट्टी का कोई खेल नहीं है खमारी। उसका भाग्य और सितारा बुलंद है, पर जिस दिन वह सितारा गिरेगा ना, उस दिन यह खेत मेरा होगा और गोपाल मेरे पैरों के नीचे होगा। देख लेना तू। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन गोपाल और भोलू जब खेत से घर लौटे तो आंगन में बैठी मीरा को देख दोनों के चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच गई। अरे मीरा, क्या हुआ? ये कैसी खांसी? कुछ दिनों से खांसी हो रही है। अब तो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। गोपाल, इसे अनदेखा मत करो। किसी अच्छे वैद्य को तुरंत बुलाना चाहिए। गोपाल ने देरी न करते हुए गांव के एक अनुभवी वैद्य दिव्य रथ को बुला लाया। वैद्य ने मीरा को ध्यान से देखा। गोपाल देखो, इन्हें एक विचित्र बीमारी हुई है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो यह जान ले सकती है। नहीं नहीं वैद्य जी, आप इलाज शुरू कीजिए। मैं किसी बात में कमी नहीं करूंगा। उसी दिन से गोपाल का सारा धन अपनी पत्नी के इलाज में लगने लगा। सप्ताह बीत गया और एक दिन ऐसा आया जब उसकी सारी संचित पूंजी समाप्त हो गई। उस दिन गोपाल घर में अकेला बैठा था। ऐसे उदास होकर मत बैठिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। ऐसा मत कहो मीरा, मैं तुम्हें इस अवस्था में नहीं देख सकता। तो अब क्या करोगे? जो कुछ था सब तो मेरे इलाज में लगा दिया। अब तो बीज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। तभी भोलू दौड़ते दौड़ते आया। गोपाल, साहस मत हारो। तुम्हारे दो भाई इसी गांव में रहते हैं और तुमसे अधिक अमीर भी हैं। उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? गोपाल को यह बात ठीक लगी। उसी दिन शाम को वह भोलू को साथ लेकर अपने बड़े भाई गोविंद के घर गया। क्यों रे भाई, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? मीरा की बीमारी के बारे में तो अब गांव में सब जानते हैं। मैंने जो कुछ कमाया था सब इलाज में लग गया। अब कुछ धन की जरूरत है भाई। अरे तू तो जानता है मेरी फसल इस बार खराब हुई है। अब खुद मुझे उधार लेना पड़ रहा है, तो मैं तुझे कहां से दूंगा? गोपाल ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर बाहर निकल आया।
मैंने उसका चेहरा देखा है, वह देना नहीं चाहता था। हाँ जानता हूँ रे भोलू, पर चलो एक और भाई है, उसे मिलकर देखते हैं। चलो। अब दोनों गौरव के घर पहुंचे। भाई भाई। गौरव ने दरवाजा खोला और गोपाल को देख चमक उठा। ओ गोपाल, आज भाई की बात कैसे याद आ गई? मेरी पत्नी मीरा बहुत बीमार है, थोड़ा कुछ धन चाहिए इलाज के लिए। क्या? अरे बंटवारे में तुझे ज्यादा जमीन मिल गई थी, उसे क्यों नहीं बेच देता? मेरे पास धन का पेड़ लगा है क्या जो मांगने चले आए? झूठ मत बोलो भाई, सच तो यह है कि तुमने और गोविंद भाई ने मेरे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी। मुझे 6 बीघा जमीन मिलनी चाहिए थी, बस 2 बीघा मिली है। 2 बीघा। अरे बाहर निकल यहाँ से। अगर आरण लेना है तो जमींदार के पास जा, मुंह उठाए चले आए यहाँ, भाग यहाँ से। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर बाहर निकल आया। कैसे भाई हैं तुम्हारे गोपाल, एक भी मदद करने को तैयार नहीं है। हाँ, इस दुनिया में इंसान ऐसे ही होते हैं, स्वार्थी, अपना पराया कुछ नहीं देखते। तो अब क्या करोगे? क्या जमींदार के पास जाओगे? मजबूरी है भोलू, मैं जाना नहीं चाहता था, इसलिए तो तुम्हारी बात मानकर भाइयों के पास गया था। अब तुम ही बताओ। अगले दिन गोपाल और भोलू जमींदार भजमन की हवेली गए। आशा उनकी कम थी, लेकिन अपनी पत्नी के जीवन की खातिर उसने खुद को झुका दिया था। मैं जानता था गोपाल, एक ना एक दिन तू चलकर मेरी हवेली जरूर आएगा भाई। आपने बिल्कुल ठीक कहा था मालिक, जब तक इसका भाग्य चमक रहा था तब तक बहुत अहंकार में चल रहा था, अब देखिए कैसे सूखा पड़ा है। ए जमींदार, तुम्हें किसी की अवस्था का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए बंदर, फालतू बात बंद कर। तू इंसानों की तरह बात कर रहा है, इसका अर्थ यह नहीं कि तू इंसान बन गया है, समझे? हाँ भाई गोपाल, बोलो बोलो, क्यों आए हो? क्या कहूं, आपको तो सब पता है, मेरी पत्नी बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, धन चाहिए तो भाई मेरी शर्त सुन लो, ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। अब मेरे पास क्या बचा है जो गिरवी रखूं? जो सोने के गहने थे वे सब भी इलाज में बिक चुके हैं। अरे है ना, क्यों नहीं है? तेरे पास 2 बीघा जमीन है भाई, उसे गिरवी रख। समय पर आरण चुकाएगा तो जमीन तेरी, नहीं तो मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भाई। अरे यह तो पूर्णतः अन्याय है, तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसा हुआ तो गोपाल कभी आरण चुका नहीं पाएगा। ए गोपाल, पहले तो तू इस अपने पालतू बातूनी बंदर को यहां से ले जा, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आया है पटर 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 पटर। चुप कर। गोपाल चलो मेरे साथ, या आड़ मत लो, चलो। भोलू, मेरे पास अब और कोई उपाय नहीं है। अरे तुम बस चलो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा ना। मालिक, गोपाल तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत करो खमारी, मजबूरी उसे फिर वापस लाएगी। कितनी दूर जाएगा वह? गोपाल भोलू के साथ घर पहुंचा और भोलू तुरंत वहां से चला गया। शाम तक भोलू नहीं लौटा। गोपाल और मीरा की चिंता बढ़ने लगी। अरे पता नहीं कहां गया, मेरा मन भी बहुत व्याकुल हो रहा है। रात बीत गई। सुबह की सूरज की किरणों के साथ भोलू वहां पहुंचा, हाथ में एक चमकती हुई जड़ी बूटी के साथ। अरे भोलू, तू कहां था? हमें लगा कहीं तेरा कुछ हो तो नहीं गया। मैं जंगल गया था उस साधु महाराज को खोजने जिनसे मुझे बात करने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके यह जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। भोलू ने वह जड़ी बूटी मीरा को दे दी। कुछ समय बाद मीरा की आंखों में चमक लौट आई। मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। मीरा, तुम्हारी खांसी भी ठीक हो गई। भोलू, तू तो हमारे लिए देवता बन गया। अगर तू नहीं होता
तो मैं जमींदार से ऋण लेकर अपनी खेती भी हार बैठता। हाँ, अब मेरी पत्नी तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने को भी पैसे नहीं बचे हैं। कि मीरा के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज चाहिए होंगे, इसलिए मैं साधु महाराज से बीज भी ले आया हूँ। हाँ हाँ, ये देखो। हाँ, उन्होंने यह चमत्कारी बीज दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इसे अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल होगी जो सारे राज्य में किसी ने नहीं की होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने, जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब तुम उन लोगों की मदद करोगे जो जमींदार के अरण में डूबे हुए हैं। अगले दिन गोपाल, भोलू और मीरा ने मिलकर खेत जोता, बीज बोए और आकाश की ओर देखकर मेहनत की प्रतिज्ञा की। कुछ ही दिनों में गोपाल के खेत में ऐसी फसल लहलहाई जैसी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित हो गए। अरे देखो रे देखो, गोपाल के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहला रही है। हाँ, हमारी फसल तो अब तक अंकुरित भी नहीं हुई और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। अब उसकी पत्नी मीरा, जो महीनों से बीमार थी, अब हर दिन खेत में काम करती है। भाई, ये तो कोई चमत्कार ही लग रहा है। दिनों बाद गोपाल का भाग्य बदल गया। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। भाई, वास्तव में सच तो हो गया, लेकिन अब समय आया है भोलू प्रतिज्ञा पूरी करने का, समय उन सब की मदद करने का जो जमींदार के आरण में डूबे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, चलो आज से ही शुरू करते हैं। अपने गांव के बिंदेश्वर का खेत सबसे पहले छुड़ाएंगे। गोपाल और भोलू ने अपना लाभ इकट्ठा किया और एक एक करके गांव वालों का ऋण चुकाने लगे। बिंदेश्वर, मुकेश, रज्जो, सबने अपनी अपनी जमीन वापस पाली। गांव में खुशी लौटने लगी। गोपाल भाई, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सच कह रहा हूं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। यह सब देख जमींदार ने गुस्से में अपने साथी खमारी से कहा, एक खमारी, तू देख रहा है ना क्या हो रहा है? हाँ मालिक, गोपाल सबका ऋण चुकाना शुरू कर चुका है। अगर ऐसा ही चलेगा तो एक दिन तो मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक कि क्या करना होगा। अब बहुत हो गया खमारी। अगर यह गोपाल ऐसे ही सबकी जमीन छुड़ाता रहेगा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली। हाँ, अरे मालिक, आप तो बस आदेश करें, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वहीं खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे, ऐसे मारना साले को जैसे सबके मन में डर बैठ जाए। जा, गोपाल को मिटा दे, जा। सुबह सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान के पहले की शांति जैसा लग रहा था। गोपाल खेत में बीजों को देख रहा था जो अब सोने की तरह चमकते दिख रहे थे। अरे भोलू, देखो तो, यह फसल तो जैसे गीत गा रही है। इस बार की फसल स्वर्ण फसल जैसी उठती दिख रही है। हाँ, तुम्हारे हाथ के स्पर्श में जादू है। इतना कहकर अचानक भोलू एक तरफ हट गया। सच तो यह था कि भोलू को किसी के पैरों की आहट की सूचना मिल चुकी थी। उसी समय वहां जमींदार भजमन और खमारी पहुंच गए। खमारी के हाथ में लंबा भाला बरछा था। गोपाल झुका हुआ था। जैसे ही खमारी ने गोपाल की ओर भाला फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक प्रहार, लेकिन गोपाल पर नहीं। भोलू, नहीं, यह क्या किया तूने? तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम्हारे लिए मित्रता का अर्थ केवल साथ रहना नहीं है, कभी कभी बलिदान भी होता है, क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारा हूँ। भोलू पर जमींदार भजमन और खमारी अविश्वास भरी नजर से घायल भोलू को देखने लगे। अरे यह क्या जमींदार, इस मूर्ख बंदर ने तो गोपाल पर होने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तूने ठीक कहा, लेकिन मैं फिर भी गोपाल को जीवित नहीं छोड़ूंगा।
इतना कहकर जमींदार भजमन भोलू की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख का मूर्ख बंदर ही रहा। अरे तू इंसानों की तरह बात कर सकता था और इंसानों की तरह रहता था, लेकिन तू इंसानों जैसी चतुरता नहीं सीख पाया। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख बंदर कहीं का। तूने मेरे किए कराए सब काम पर पानी फेर दिया। लेकिन तुझे क्या लग रहा है कि मैं गोपाल को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं गोपाल को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा खत्म हुआ है। तेरा यह बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख बंदर। भोलू अपने मित्र गोपाल को रोते हुए देख देख कर ही प्राण त्याग दिए। उसी समय वहां वही साधु प्रकट हुए जिन्होंने भोलू को बोलने की शक्ति दी थी। साधु ने क्रोधित अवस्था में जमींदार और खमारी की ओर देखकर कहा, जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे प्रतिशोध लेगा। जमींदार भजमन और खमारी, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो। इतना कहकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर खमारी और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगीं और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही समय में वे दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। लेकिन साधु महाराज जमींदार के साथी खमारी ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन भोलू ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, तुम्हारा और भोलू का साथ यहीं तक लिखा था। गोपाल सच्चा साथी था। जाते जाते भोलू ने अपनी मित्रता का ऋण चुका दिया। अपने साथी को कभी भूलना मत गोपाल। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहां से गायब हो गए। गांव वाले आंखों में आंसू लिए भोलू के बलिदान की प्रशंसा करने लगे। अरे ये कोई साधारण बंदर नहीं था भाई, देवता था देवता, गोपाल का सच्चा साथी। हाँ भाई, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छा बंदर था। लगे। कुछ दिनों बाद गोपाल ने आंखों में आंसू लिए भोलू की याद में उसी खेत में एक पेड़ लगाया, जो आगे चलकर बना साथी वृक्ष। भोलू, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटा नहीं है। तू हर उस फसल में है जो इस मिट्टी से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वह एक पशु हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करता है, रक्षा करता है और यदि आवश्यकता पड़े तो जान भी दे देता है।